नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कान खोलकर सुन लो बहू। मेरी बात मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। सुबह के 5 ही बजे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मधुबाला जी चौंकी। इतनी जल्दी तो कोई उठता नहीं है, फिर कौन हो सकता है? यह सोचते हुए उन्होंने दरवाज़ा खोला। देखा तो गंदे मैले कपड़े पहने हुई एक औरत, जिसके चेहरे से वह किसी अच्छे घर से ताल्लुकात रखने वाली दिखाई पड़ रही थी। उसके साथ ही एक छोटी सी नन्ही गुड़िया उसकी गोद में थी। मालूम होता था मानो 1 से 2 दिन की ही बच्ची है। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, नमस्ते मैडम। उसे जवाब देते हुए ही मधुबाला जी ने पूछा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? कुछ पैसे चाहिए क्या? मैं तुम्हें देती हूँ, लेकिन जवान हो, शरीर से भी स्वस्थ लगती हो, फिर क्यों कहीं काम नहीं कर सक लेती? इस तरह से भीख मांगना बिल्कुल ठीक नहीं। और यह बच्ची किसकी है? कहीं किसी की बच्ची चुरा कर तो नहीं ले आई? एक ही सांस में मधुबाला जी ने कई सवाल कर डाले। नहीं नहीं मैडम, यह मेरी बेटी है। मेरा नाम मीरा है, मैं पास के गांव की रहने वाली हूँ। और यह किसी और की नहीं, मेरी ही बेटी है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसे जन्म दिया है, किंतु मेरे पति और परिवार वालों ने बेटी को जन्म देने की वजह से नाराजगी दिखाई और मेरी फूल जैसी कोमल सी बच्ची को जान से मारने की योजना बनाने लगे। मेरे लाख मिन्नतें करने के बावजूद भी जब उनका रुख नहीं बदला, तो मैं रात को चुपके से घर से निकल गई। बड़ी ही मुश्किल से मैं अपनी बच्ची की जान बचा पाई हूँ। पैसे नहीं चाहिए, आपका इतना बड़ा बंगला है और गाड़ियाँ देखकर ही मैं यहाँ बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। इतने बड़े घर में कुछ ना कुछ काम मुझे अवश्य ही मिल जाएगा। मैडम, मुझ पर दया कीजिए, किसी तरह की कोई भीख भी नहीं चाहिए। मुझे अब अकेले ही अपनी बेटी को बड़ा करना है, पढ़ाना है और उसे अपने पैरों पर खड़ा करना है। बातें सुनकर और प्रभावशाली ढंग को देखकर मधुबाला जी ने उसे घर के अंदर आने दिया। यूं तो उनके घर में कई नौकर चाकर थे, किंतु वह स्वभाव से बेहद दयालु थी। पढ़ी लिखी, समझदार तथा एक आकर्षक व्यक्तित्व की धनी थी। उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ काम तो इसे दे ही दूंगी, और वैसे भी उन्हें बेटियों से बहुत लगाव था। उनकी स्वीकृति मिलते ही मीरा के चेहरे पर इत्मीनान की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। मधुबाला जी ने उसे घर के अंदर बिठाया, कुछ खाने पीने को दिया और उसके बारे में सब कुछ जानना चाहा। तभी मीरा ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। मैं पास के गांव में रहने वाले एक सरपंच की बहू हूँ। घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, इज्जत भी बहुत है। मेरी शादी को 2 वर्ष ही हुए। शादी के 1 वर्ष के पश्चात ही मैं गर्भवती हो गई। घर में बेहद खुशी का माहौल था। मेरी देख रेख में कोई कसर नहीं थी। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए और फिर मैंने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी होने की बात सुनते ही मानो पूरे घर को सांप ही सूंघ गया हो। सभी निराशावादी की तरह मौन व्रत ले चुके थे। कोई मेरे पास तक नहीं आया। उसी दिन रात को मेरे कानों में बुदबुदाने की आवाज़ आई। मैंने कान लगाकर सुना तो मैं चौंक गई। वहाँ तो मेरी बेटी को मार डालने की योजना बनाई जा रही थी। बस मैडम, मौका मिलते ही मैं अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से खाली हाथ निकल पड़ी। सब कुछ होते हुए भी आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी बेटी है और एक उम्मीद है। उसका जीवन बचा लिया है तो उसका भविष्य भी मैं जरूर ही बना लूँगी। उसकी आप बीती सुनकर मधुबाला जी का दिल भर आया तथा उन्होंने उसे अपनी रसोई का काम सौंप दिया। वैसे भी मधुबाला जी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के तहत काफ़ी सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। उन्होंने मीरा को अपने बंगले के पीछे बने हुए कमरे में से एक कमरा रहने के लिए दे दिया। मीरा ने दूसरे ही दिन से काम शुरू कर दिया। वह काफ़ी स्वादिष्ट खाना बनाती थी और सारा काम सफाई से करती थी। मधुबाला जी उससे काफ़ी प्रभावित थी। रोज रात को वह देखती थी कि मीरा के कमरे की लाइट काफ़ी देर तक जलती रहती है। यह देखकर उन्हें यह जानने की जिज्ञासा होती थी कि इतनी देर तक यह क्यों जागती है। इसी कश्मकश में एक रात वह नीचे आईं और चुपके से आहट लेकर सुनने और जानने की कोशिश करने लगी कि अंदर क्या चल रहा है, किंतु कोई आवाज़ सुनाई नहीं देने के कारण उन्होंने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दे डाली। मीरा ने दरवाज़ा खोला तो देखकर दंग रह गई। अरे मैडम, मैडम जी आप!
क्या कुछ काम था? बोलिए, मैं अभी कर देती हूँ। नहीं नहीं, कुछ काम नहीं है। तुम क्या कर रही हो? तुमसे बात करने की इच्छा थी, इसीलिए मैं आ गई। जी मैडम, आइए बैठिए। मधुबाला जी कमरे में आईं और कुर्सी पर बैठते हुए देखा कि मीरा के कमरे में कुछ किताबें रखी हैं जो शायद उसने अपनी पहले वेतन से खरीदी होगी। तभी वह मीरा से पूछ बैठी, यह किताबें? और मधुबाला जी ने कुछ किताबें उठाकर पन्ने पलटना शुरू किया तो वह दंग रह गईं, क्योंकि वह हिंदी और अंग्रेजी की कहानियों की किताबें थीं। तभी उन्होंने मीरा से पूछा, क्या तुम पढ़ी लिखी हो? मीरा ने तब उन्हें बताया, जी हाँ, मैंने एमए किया है, किंतु इतनी जल्दी मैं नौकरी कैसे ढूंढती, वह भी छोटी सी बच्ची के साथ। यहाँ मैं अपने आप को अपनी बेटी के साथ बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। तभी उसकी बात काटते हुए मधुबाला जी बोल उठी, अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं आज से ही किसी अच्छे स्कूल में तुम्हारे लिए बात करती हूँ। मीरा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। कुछ ही दिनों में एक अच्छे स्कूल में हायर सेकेंडरी की टीचर के पद पर काम करने लगी। धीरे धीरे वक्त निकलता गया। उसकी बेटी करुणा भी बड़ी हो रही थी। वह भी अपनी माँ की ही तरह शालीन, सरल स्वभाव वाली व काफ़ी आकर्षक थी। मधुबाला जी हमेशा उन दोनों का ख्याल रखती थीं। उनका साथ था, इसीलिए मीरा को कोई डर नहीं था। धीरे धीरे करुणा की पढ़ाई आगे बढ़ने लगा। अब मीरा को उसकी पढ़ाई को लेकर चिंतित रहने लगी थी। उसको चिंतित देखकर मधुबाला जी ने चिंता का कारण पूछा। तब मीरा ने कहा, मेरी बेटी करुणा को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, परंतु वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ कि यह सब मैं कैसे कर पाऊँगी। मधुबाला जी तो बेटियों की प्रगति के लिए हमेशा ही तैयार रहती थी। उन्होंने तुरंत ही उसकी फीस की जिम्मेदारी भी उठा ली। मीरा को थोड़ा संकोच हो रहा था कि इतनी मोटी रकम भला कैसे ले ले वो, लेकिन मधुबाला जी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब बेटी डॉक्टर बन जाएगी तो धीरे धीरे लौटा देना मेरा। मीरा भी खुश हो गई। सुन के उसने बोला, ठीक है मैडम, ऐसा ही होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और करुणा की पढ़ाई पूरी हो गई और वह एक बहुत बड़े अस्पताल में डॉक्टर के रूप में कार्यरत हो गई। करुणा बहुत ही मेहनत और लगन से काम करने वाली लड़की थी और अपने मरीजों का बहुत ख्याल रखती थी और बड़े ही प्यार से उनके साथ रहती थी। अस्पताल में वह सभी की प्रिय थी। अचानक एक दिन उसके अस्पताल में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति भर्ती हुआ जो काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। शायद किसी बड़ी बीमारी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। खून भी शरीर में काफ़ी कम हो गया था। उसे देखने तथा उसका इलाज करने की जवाबदारी डॉक्टर करुणा को सौंपी गई थी। वह उस इंसान से मिली, उसकी तबीयत का हालचाल भी पूछा तथा उसका इलाज शुरू कर दिया। खून की अत्यधिक कमी की वजह से सबसे पहले उन्हें खून चढ़ाना था, लेकिन उनके खून से मिलता खून मिल नहीं पा रहा था। किंतु जैसे ही करुणा को उनका ब्लड ग्रुप देखा, वह खुशी से झूम उठी, बोली, यह तो मेरा भी ब्लड ग्रुप है, मैं इन्हें अपना खून दे देती हूँ। तुरंत ही उसने अपना रक्त दान कर दिया। मरीज के शरीर में रक्त पहुँचते ही उसमें थोड़ी सी ताकत आई। उन्होंने डॉक्टर करुणा को बुलाया और कहा, बेटी, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम्हारे माता पिता जरूर ही तुम पर नाज करते होंगे। बाबा, आप आराम करिए, कहकर करुणा वहाँ से चली गई। उसे डर था कि कहीं वह इंसान उससे उसके पिता के बारे में ना पूछ ले, क्योंकि वह अपने पिता के बारे में सब जानती थी। अचानक उसी दिन मीरा की तबीयत खराब हो गई और मधुबाला जी उन्हें अस्पताल ले आईं। मीरा को उस मरीज के बाजू वाले बेड पर ही लिटाया गया। वह बेहोशी की हालत में ही थी। करुणा लगभग दौड़ते हुए माँ माँ की आवाज़ लगाते हुए आई। तभी बाबा ने भी करवट बदली और करुणा को चिंतित देख बेड से उठ बैठे। पूछा, क्या हो गया करुणा बेटी? करुणा ने अपनी माँ की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ना बाबा, मेरी माँ की भी तबीयत बहुत खराब हो गई। उनके लिए आप भी भगवान से प्रार्थना करिए। बाबा ने जैसे ही उसकी माँ की तरफ देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे, यह तो मीरा है।
तो क्या करुणा मेरी बेटी है? उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और मन बेचैन हो रहा था, घबराहट हो रही थी। वह भी मीरा के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। फिर कहीं मीरा ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती। तभी मीरा को होश आने लगा। उससे पहले कि मीरा पूरी तरह से होश में आए, वह उसका सामना करने के ख्याल से डर गए। तभी उन्होंने करुणा से कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी को बुला लो। किंतु उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वैसा जवाब करुणा ने दिया। बाबा, मेरी माँ और पिता दोनों की जवाबदारी मेरी माँ ने अकेले ही उठाई है। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उसी दिन मेरे पिता मेरी माँ के लिए मर चुके थे। मेरी माँ के पास दो ही विकल्प थे, उन्हें मुझ में और मेरे पिता में से किसी एक को ही चुनना था, और वह एक मैं थी। क्योंकि मेरे पिता को अगर चुनती तो मैं मार दी जाती, और मेरी माँ मुझे जिंदा रखना चाहती थी। इसीलिए मेरी माँ ने पिता को जिंदा रहते हुए भी अपनी मांग का सिंदूर मिटा दिया, और मैं एक विधवा की बेटी हूँ। पिता के होते हुए भी यही सिखाकर मुझे मेरी माँ ने बड़ा किया है। उनकी बातें चल ही रही थी कि मीरा ने पूछा, करुणा बेटा कौन है? करुणा ने जल्दी से अपने माँ के पास गई। तभी बाबा ने अपना मुंह छिपा लिया और बिना बताए ही चुपके से अस्पताल से चले गए। वह तन से तो ठीक हो गए थे, किंतु मन से बीमार होकर गए। और करुणा सोच में पड़ गई कि आखिर बाबा बिना बताए क्यों चले गए। बात आई गई हो गई, क्योंकि अस्पताल में हजारों लोग क्योंकि अस्पताल में ऐसे हजारों मरीज रोज आते हैं। ठीक एक हफ्ते बाद एक कुरियर वाला आया। उसने एक लिफाफा दिया जिस पर करुणा का नाम लिखा हुआ था। मीरा ने बड़ी उत्सुकता से उस लिफाफे को खोल जिसमें करुणा के पिता ने अपनी सारी प्रॉपर्टी करुणा के नाम कर दी थी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी करके जरूर बताइएगा।